बहन की शादी हो रही थी और बहन की शादी में दोनों बड़े भाई नहीं आए थे। दरअसल आज से एक दिन पहले यानी कि शादी से एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ था परिवार के अंदर, जिसे सुनकर वो दोनों शादी से वापस लौट गए अपने परिवार को लेकर और कहा कि हम कभी भी इस बहन से बात तक भी नहीं करेंगे। यहाँ पर जो पिता होता है वह अपनी बेटी की शादी कर रहा था और जब बहन ये बात देखती है कि उसके भाई उसकी शादी में नहीं है तो एकदम से विदाई से पहले उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह अपने पिता के गले लगती है, फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है कि पिताजी, अगर आप मेरी शादी ना करवाते तो भी मैं खुश रह लेती, लेकिन अब कैसे खुश रह पाऊंगी, मेरे भाई ही मुझसे दूर चले गए हैं। तो जो पिता होता है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बेटा, बेटी बोझ नहीं हुआ करती, तुम जरूर से खुश रहोगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे पास। वह ऐसा कहकर पिता अपनी बेटी को विदा कर देता है। लेकिन इसके 4 साल बाद कुछ ऐसा होता है कि जो दोनों भाई अपनी बहन की शादी में शामिल नहीं हुए थे और उसके बाद उन्होंने कोई भी ताल्लुकात अपनी बहन से नहीं रखे थे, वह अपनी बहन के घर रोते हुए माफी मांगने के लिए पहुंच जाते हैं। क्या हुआ था ऐसा और किस कारण से वो लोग रूठ गए थे, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के अंदर एक गांव होता है, जिस गांव के अंदर एक परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और 3 उनके बच्चे हैं। बड़े बड़े 2 लड़के हैं, जिसमें से बड़े लड़के का नाम नीरज होता है, उससे छोटे का नाम अरुण होता है और सबसे छोटी एक लड़की होती है जिसका नाम सीमा होता है। पिता जो कि शहर के अंदर एक परचून की दुकान चलाया करते हैं और उस दुकान को चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ यहाँ पर उनके 3 बच्चे जवान हो जाते हैं। यानी कि दोनों बड़े भाई तो पहले जवान हो गए थे और उसके बाद जो बहन है वो भी जवान होने के लिए तैयार है, यानी कि कुछ ही दिनों में वो भी जवान हो जाएगी। तो सबसे पहले जो नीरज है वो जवान होता है तो पिता उसकी शादी करा देते हैं और शादी कराने के बाद उसे शहर वाले घर में रहने के लिए कह देते हैं, क्योंकि शहर में भी एक घर है। क्योंकि उसकी पत्नी आने के बाद थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा करने लगती है और नीरज उसकी ओर लेने लगता है, तो इसी वजह से पिता ने उसे शहर वाले घर में रहने के लिए बोल दिया था। उसके बाद जो दूसरा लड़का होता है अरुण, वह भी शादी के योग्य हो जाता है और उसके बाद पिता उसकी भी शादी कर देता है और शादी करने के बाद उसकी पत्नी भी इसी तरह से माता पिता की छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा बढ़ाने लगती है और इसी वजह से जो पिता होता है वह उससे भी कह देता है कि बेटा तू भी ऐसा कर, शहर वाले घर में जाकर रह ले, वहां पर 2 हिस्से हैं, अगर तेरे भाई से बनती है तो ठीक है, अगर ना बने तो अलग हिस्से में जाकर रह लेना। क्योंकि पिता ने पहले ही पैसा कमाकर दोनों भाइयों का शहर में घर बनवा दिया था, जिसमें अलग अलग पोर्शन उनके लिए कर दिए थे। तो दोनों भाई अपनी पत्नियों को लेकर वहां पर रहने लगते हैं और जो पिता होता है वह बेटी के साथ वहां पर रहने लगता है। अपनी बेटी को पाल पोस रहा है, उसे पढ़ा लिखा रहा है और बड़ा ही खुश है। लेकिन तभी अचानक से एक दिन उनके दोनों बेटे घर पर आते हैं और घर पर आने के बाद अपना हिस्सा मांगने लगते हैं। कहते हैं कि पिताजी, हमें हिस्सा चाहिए क्योंकि अब हम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। यहाँ पर वैसे तो वो घर के पोर्शन अलग अलग थे, लेकिन उन्होंने एक साथ रहने का चुना था और अब वहाँ पर भी उन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया है। तो जो पिता होता है उसने उन दोनों का बंटवारा करने का फैसला कर लिया था ताकि बच्चे लड़ाई ना करें और उसके बाद कहने लगता है कि ठीक है बच्चों, मैं तुम्हारा बंटवारा कर देता हूं, लेकिन ये बताओ कि प्रॉपर्टी तो तुम आधी आधी बांट लोगे और हमें कौन रखेगा अपने साथ। अब इस बात को सुनकर दोनों भाई सिरे से इस बात को खारिज कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं, हम तो नहीं रखेंगे और अगर छोटा रखना चाहे तो छोटा रख सकता है। इसी तरह से जो छोटा होता है वह भी अपनी पत्नी से बात करता है और उसकी पत्नी भी उन्हें अपने पास रखने से साफ मना कर देती है। वो लोग कहते हैं कि आप यहीं पर रह लो, यहाँ पर रहकर अच्छी तरह से आपका जीवन तो व्यतीत हो रहा है, फिर आप वहाँ पर जाकर क्या करोगे। इस बात को सुनकर पिता कुछ सोचता है और सोचने के बाद फैसला करता है कि वह अपने लिए भी एक छोटा सा जमीन का हिस्सा रखेगा ताकि अगर उसकी बेटी की शादी हो तो वह उसमें काम आ सके। क्योंकि दोनों बच्चे अपनी अपनी पत्नियों की बात माना करते थे और दुकान वगैरह का सभी का हिस्सा उसने कर दिया था, लेकिन जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा उसने अपने लिए रख लिया था। कह दिया था कि बच्चों, ऐसा है, इसको मैं अपने पास रखूंगा, इसमें खेती बाड़ी करके अपना जीवन व्यतीत कर लूंगा और तुम लोग अपने बच्चों के साथ खुश रहो। यहाँ पर बच्चों को भी आपत्ति नहीं होती, उन्हें पता है कि पिता इस जमीन के हिस्से को हमें देगा। उन्हें यह नहीं पता कि बेटी की शादी के लिए उन्होंने रख रखा है।
इसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ जब उनकी बेटी जवान हो जाती है तो उसके बाद जो पिता होते हैं वह अपने दोनों बेटों के पास खबर पहुंचवाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी के लिए एक रिश्ता ढूंढ लिया था और वहीं पर वो उसकी शादी कराना चाहते थे। क्योंकि अब जो पिता है वो अच्छा खासा नहीं कमाया करते, जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं, और जब बच्चों से वो कभी मदद भी मांगा करते हैं तो बच्चे बहाने लगा दिया करते हैं कि हमारे पास नहीं है पिताजी, आप छोटे से मांग लो। छोटा ये कह देता है कि हमारे पास नहीं है पिताजी, आप बड़े से मांग लो। इस तरह के बहाने लगाकर वो अपने जीवन को जी रहे थे और पिता भी ज्यादा कुछ उनसे नहीं बोलता है, क्योंकि गांव में छोटी सी जमीन है, उस पर खेतीबाड़ी कर लिया करते हैं और अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन जैसे शादी का समय आता है तो पिता अपने दोनों बच्चों को बुलाकर उनसे कहने लगते कि बेटा देखो, अब तक तो जैसे तैसे समय व्यतीत हो गया, लेकिन अब बेटी की शादी है और शादी के लिए तो तुम्हें पैसे देने ही होंगे, क्योंकि मैंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो तो तुम्हारे नाम कर ही दी, और अब उसके बाद इतना फर्ज तो तुम्हारा बनता ही है कि अपनी बहन की शादी करो, क्योंकि ये भी तो इस घर का हिस्सा है। अब इस बात को सुनकर यहाँ पर जो दोनों भाई होते हैं वह दोनों के दोनों अपनी अपनी पत्नियों से बात करते हैं, और दोनों की पत्नियां इस बात में बिल्कुल भी उनका साथ नहीं देती हैं। कहती हैं कि देखो, हमें कोई नहीं पता, आप जाओ, आप जानो, आपका काम जाने, हम इस शादी में बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। दोनों के दोनों जब ये जवाब पिता को दे देते हैं तो यहाँ पर पिता एकदम से मुस्कुराता है और कहता है कि मुझे पता था तुम लोग ऐसा ही करोगे, तुम चिंता मत करो, मैंने इंतजाम कर रखा है, और तुम लोग ऐसा करना, शादी में तो आ सकते हो, अपनी बहन की शादी को अच्छी तरह से कंप्लीट करवा देना। तो यहाँ पर जो दोनों भाई होते हैं वो शादी में आने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता और समय के साथ साथ शादी का दिन भी नजदीक आ जाता है। अब जैसे ही शादी का दिन आता है तो उस दिन से एक दिन पहले यहाँ पर पूरा परिवार इकट्ठा था और दोनों भाई जोर शोर से शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। लेकिन तभी यहाँ पर एक गांव का जो डीलर होता है वह उनके पास आता है, और आने के बाद जो उसका पिता होता है, यानी कि दोनों बच्चों का जो पिता था, उसे कुछ पैसे देता है। कहता है कि ये लीजिए, आपके बचे हुए पैसे भी आपके पास आ गए हैं और अब मैं चलता हूँ। ये बातें दोनों भाइयों के सामने हो रही थी, और इस बात को देखकर बच्चों को लगने लगता है कि दाल में कुछ न कुछ काला है। डीलर बिना मतलब के तो किसी से बात भी नहीं किया करता, आज ये पिताजी को पैसे देने के लिए क्यों आ गया। तो उसके बाद वह अपने पिता से पूछने लगते हैं, कहते हैं कि पिताजी, आपको ये पैसे क्यों दे रहा है, आखिर क्या बात है। तो यहाँ पर जो पिता है वो जो बात बताता है उसे सुनने के बाद बच्चों के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दोनों जो बच्चे होते हैं वह एकदम से सन्न खड़े रह जाते हैं, क्योंकि पिता ने बताया कि बेटा, जो जमीन का हिस्सा मैंने अपने लिए रखा था उसको मैंने बेच दिया है बेटी की शादी के लिए, क्योंकि तुम लोगों से पास तो पैसे है ही नहीं। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे और बेटी की शादी करनी है तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो इसीलिए मैंने वो जमीन बेच दी। अब इस बात को सुनकर वो चुपचाप रह जाते हैं, और जैसे ये बात उनकी पत्नियों को पता चलती है तो वो लोग भी पूरी तरह से हक्की बक्की रह जाती हैं और अपने पतियों से लड़ाई करने लगती हैं। कहती है कि जमीन चली गई, जमीन पर बेटी का कहाँ हक होता है, और अगर उसकी शादी की ऐसी बात थी तो हमें ये बात बता देते कि जमीन बेचने वाला हूं, तो हम कम से कम कुछ पैसों का इंतजाम कर लेते, और इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी। जबकि अब तक वो दोनों के दोनों पत्नियां बड़े लुत्फ ले रही थी और सभी चीजों में कमियां निकाल रही थी, यानी कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, इससे ज्यादा करो, वो करो, ये करो। और यहां पर पिता सारी बातों को सुन रहा था। अब इस बात को सुनकर जो दोनों बेटे होते हैं वह अपने पिता के पास जाते हैं और पिता से लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। कहते हैं कि आपको जरूरत क्या पड़ गई उस जमीन को बेचने की, अगर ऐसी बात थी तो आप हमको बता देते। लेकिन तभी जो पिता है वो मुस्कुराते हुए कहता है कि बेटा, तुमको बताया था, अगर तुम अपने फर्ज को निभाते तो मुझे ये कदम उठाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती। इस बात को सुनकर दोनों बेटे जो होते हैं वह और भी अपने पिता से लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन पिता साफ साफ बोल देता है। कहता है कि देखो, ये मेरे घर का सदस्य है और ये मेरी बेटी है, सबसे छोटी है, तुम्हें तो इस पर लाड चाप करना चाहिए था और अपने मन से ही इसकी शादी के लिए अच्छा सा लड़का देखते, उससे इसकी शादी करा दे तो मुझे बड़ी खुशी होती। लेकिन तुम लोगों ने जो काम किया है वो अपना तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता, बिल्कुल गैरों जैसा तुमने काम किया है। उसके बाद जो दोनों बच्चे होते हैं वो इस बात से नाराज होकर वहां से जाने लगते हैं। बहन जो होती है वो रोकने की भी कोशिश करती है, लेकिन यहां पर जो दोनों भाई होते हैं अपनी बहन को खरी खोटी सुनाते हैं कि अगर तू ना होती तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन तेरी वजह से आज ये सब कुछ हो रहा है। आज के बाद ना तो तू हमारी बहन है, ना हम तेरे भाई हैं, और माता पिता से भी कह देते हैं कि हम आज के बाद आपके बेटे नहीं है, इसी को अपने साथ रखो और कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसा कहकर दोनों बच्चे अपने अपने पत्नियों को लेकर वहां से वापस लौट जाते हैं, और उसके बाद जो पिता होता है वह घर के अंदर अकेला रह जाता है। यहाँ पर और भी मेहमान थे, लेकिन बच्चे तो जा चुके थे और इसी वजह से वो अपने आप को अकेला महसूस करता है। बेटी की भी आंखों में आंसू आ गए थे, और आज रात ये पूरा परिवार काफी ज्यादा डरा सहमा सा और गम के साए में डूबा हुआ रहता है।
धीरे धीरे दूसरा दिन होता है और दूसरे दिन की सुबह फिर से जो पिता है वह बेड़ा उठाता है और शादी की तैयारियों को जोर शोर से करने लगता है। धीरे धीरे बारात आने का समय होता है, बारात भी आती है और बारात आने के बाद जो फेरों का कार्यक्रम है वो भी कंप्लीट हो जाता है। अब जब टाइम आता है विदाई का, तो विदाई के समय बहन जब इधर उधर देखती है कि उसका भाई नहीं है कोई, तो उसी वजह से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके बाद जो बहन होती है वह रोते हुए अपने पिता के गले लगती है। कहती है कि पिताजी, अगर आप मेरी शादी ना करते तो मैं बड़ी खुश थी, लेकिन आपने शादी करके अब एक ऐसा बोझ मेरी सर पर रख दिया है जिसे लेकर मैं जिंदगी भर परेशान ही रहूंगी। इस बात को सुनकर जो पिता होता है वह अपनी बेटी के सर पर हाथ रखता है और कहता है कि नहीं बेटी, ये कोई बोझ नहीं है, ये तो तुम्हारा हक था और अगर तुम मेरा बेटा होती तो इनके बराबर का हिस्सा तुम्हारा होता। मैंने तुम्हें दिया ही क्या है, कुछ भी तो नहीं दिया। ऐसा कहकर पिता अपनी बेटी को समझाता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, हम तो है ना, हम तेरे माता पिता हैं और हम तुम्हारा साथ देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी मैं इतना बूढ़ा नहीं हुआ हूं, मेहनत करके मैं तुम्हारे जीवन को आराम से व्यतीत कर दूंगा, कभी भी तुम्हें कोई भी कमी महसूस नहीं होने दूंगा। जब भी कोई फंक्शन होगा मैं तुम्हारे वहां पर आऊंगा और जैसा भी एक बाप का फर्ज हुआ करता है उस सभी को निभाऊंगा। पिता अपनी बेटी को विदा तो कर देता है, लेकिन बेटी की आंखों में आंसू होते हैं और एक गहरी उदासी छाई होती है। धीरे धीरे जो सीमा होती है वह अपने ससुराल पहुंचती है और वहां पर जाकर जब उसके सुहागरात का समय आता है तो उसी समय जो सीमा का पति होता है वह उसके पास आकर उसके उदास चेहरे को देखकर समझ जाता है कि कोई न कोई बात है जिस वजह से ये इतनी उदास है। इसके बाद वह उससे पूछने लगता है कि क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या हमारा घर पसंद नहीं आया? तो यहाँ पर पत्नी कहती है कि नहीं, वो बात नहीं है, आपका घर बहुत अच्छा है, हमारे घर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर वह कहने लगता है कि क्या मैं पसंद नहीं आया, लेकिन तभी जो सीमा है वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात भी नहीं है, आप भी बहुत अच्छे हो। उसके बाद जो लड़का होता है वो कहने लगता है कि फिर क्या बात है जो तुम्हारे चेहरे पर इतनी गहरी उदासी है। तो यहाँ पर जो सीमा होती है वो उसकी तरफ देखने लगती है, लेकिन कुछ बता नहीं पाती है। तभी यहाँ पर जो लड़का होता है उसका नाम राहुल होता है, वो कहने लगता है कि देखो सीमा, मैं तुम्हारा पति हूँ और आज के बाद हमारे तुम्हारे जो दुख सुख हैं वो दोनों के बराबर रहेंगे। क्योंकि राहुल काफ़ी ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान था और इसी वजह से ये बात कह रहा था। राहुल की इन बातों को सुनकर सीमा को थोड़ा सा विश्वास होता है राहुल पर और उसके बाद एकदम से वो अपनी आंखों में आंसू ले आती है। राहुल झट से उसे गले से लगाता है और कहता है कि चुप हो जाओ और मुझे बात बताओ, आखिर बात क्या है। तो यहाँ पर जो सीमा है वो पूरी बात बता देती है कि भैया ने पैसे नहीं दिए और दोनों भाइयों ने जब पैसे नहीं दिए तो पिता ने जमीन का एक हिस्सा बेचकर मेरी शादी करा दी, लेकिन उसके बाद भाइयों ने अब जीवन भर के लिए हमसे नाता तोड़ लिया है, तो अब हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर इस बात को सुनकर जो राहुल है वह थोड़ी देर तक सोचता है और सोचने के बाद कहता है कि इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी परेशान क्यों हो, मैं हूं ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा और तुम कैसी भी चिंता मत करो। यहाँ पर जो राहुल होता है उसे ऐसा कहकर समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सीमा बिल्कुल भी नहीं समझ पाती है और उसके बाद कहने लगती है कि मैंने अपनी शादी के चक्कर में पिता का वो जमीन का हिस्सा बिकवा दिया जिस हिस्से की वजह से परिवार बंधा हुआ था और अब परिवार टूट गया है। भले कैसे भी थे, लेकिन कभी कभार आ तो जाया करते थे, माता पिता का मन लग जाया करता था, लेकिन अब माँ बाप पूरी तरह से अकेले हो गए हैं। इस बात को सुनकर जो राहुल है उसे समझा बुझाकर पहले तो चुप करा देता है, लेकिन जो सीमा होती है वह मन ही मन बहुत कुछ सोच रही थी और सोचने के बाद कहने लगती है कि राहुल, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दे पाओगे। राहुल जो होता है वो कहता है कि मांगो, क्या मांगना है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो भी तुम कहोगे उस बात को जरूर से पूरा करूंगा। तो यहाँ पर जो सीमा है वो कहने लगती है कि क्या मैं अपनी पढ़ाई जारी कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर राहुल पूछने लगता है कि ऐसा क्यों कह रही हो। तो सीमा कहती है कि मैं पढ़ लिख कर बड़ा सा रोजगार करूंगी या फिर किसी नौकरी में लग जाऊंगी और उसके बाद अपने पिता की उस जमीन को दोबारा से दिलवा कर रहूंगी जो उन्होंने मेरी शादी में खर्च किए हैं। उसके बाद तो भैया मानेंगे ना। इस बात को सुनकर राहुल उसकी तरफ देखता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम जितना चाहो उतना पढ़ सकती हो और मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो राहुल है वो अपनी पत्नी के पढ़ने लिखने का इंतजाम करता है और उसके बाद से जो सीमा है वो लगातार पढ़ाई करती है। लगभग 2 साल तक वो लगातार पढ़ाई करती है, गवर्नमेंट फॉर्म अप्लाई किया करती है, लेकिन उसका नंबर कहीं भी नहीं पढ़ पाता है और उसके नंबर काफ़ी ज़्यादा कम रह जाते हैं। वह एकदम से थक हार जाती है, ज़िंदगी से पूरी तरह से हार गई थी और राहुल के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन तभी जो राहुल होता है वो कहता है कि हिम्मत मत हारो, हो सकता है ऊपर वाले ने तुम्हारे भाग्य में इससे भी कुछ अच्छा लिखा हो। सीमा जो होती है वो
कहने लगती है कि वो कैसे। तो यहाँ पर राहुल कहता है कि देखो, जब हम किसी चीज़ में बार बार विफल होते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि ये रास्ता हमारे लिए बनाई नहीं है, इससे अच्छा किसी दूसरे रास्ते पर ट्राई करते हैं और हो सकता है वहाँ पर हमारा इससे भी ज़्यादा फ्यूचर चमक जाए। इस बात को सुनकर जो सीमा है वो कहने लगती है कि फिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर जो राहुल है वो कहता है कि देखो, हम लोग शहर में रहा करते हैं, क्योंकि सीमा की शादी शहर में हुई थी और यहाँ पर बहुत सारे काम ऐसे हैं लेडियों के जिनके लिए वो लड़कियां बहुत ज़्यादा पैसे दे दिया करती हैं, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ा करती हैं, और साथ में जब शादी का सीजन आता है तो ढेर सारे पैसे कमाने को मिला करते हैं। सीमा पूछने लगती है कि कहना क्या चाहते हो। तो यहाँ पर राहुल बता देता है कि तुम ऐसा करो, ब्यूटी पार्लर का काम सीखो और सिलाई का काम सीख लो, साथ में कॉस्मेटिक की दुकान में तुम्हारी डलवा दूंगा। क्योंकि राहुल के पास भी ज़्यादा पैसा तो नहीं था, लेकिन कुछ पैसे उसने अब तक इकट्ठे कर रखे थे, क्योंकि वह जानता था कि सरकारी नौकरी के लिए घूस देनी पड़ती और घूस के पैसे उसने इकट्ठे कर रखे थे। सीमा जब इस बात को सुनती है तो कहने लगती है कि पैसे कहाँ से आएंगे ये सब कुछ करने के लिए। तो राहुल कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब कुछ मैनेज कर दूंगा। सीमा जो होती है ब्यूटी पार्लर का और सिलाई का काम सीखती है। लगभग 3 महीने में वह पूरी तरह से परफेक्ट हो जाती है और उसके बाद राहुल उसके लिए एक सिलाई सेंटर खुलवा देता है, साथ में एक ब्यूटी पार्लर खुलवा देता है और उसने उसकी दुकान में कॉस्मेटिक के सामान भी भरवा दिए थे। सीमा अब पिता की जमीन को अपने दिमाग में रखकर काम किया करती है और धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी तरह से चलने लगती है। सीमा बड़ी खुश होती है, अपने पति को लाकर पैसे दिया करती है और धीरे धीरे जब इसकी दुकान को चलते हुए लगभग 2 साल हो जाते हैं तो उसके बाद तक उसने इतने पैसे इकट्ठा कर लिए थे कि जिन पैसों से वो जमीन खरीदी जा सकती है। राहुल उन पैसों को इकट्ठा करता है और इकट्ठा करने के बाद उसी डीलर के थ्रू उस जमीन को वापस से उसके पिता को दिला देता है। अब जैसे वो जमीन उसने अपने पिता को दिलाई थी तो उसके बाद वह मना भी करते हैं, कहते हैं कि बेटा ये जमीन मुझे नहीं चाहिए, तुम लोग अपने नाम करा लो। लेकिन यहाँ पर जो राहुल है वो कहता है कि पिताजी, मेरी पत्नी उसी दिन से काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करती है और ये चीज़ वो है जो उसके परिवार को एकत्रित कर सकती है, तो आप ऐसा करो, अपने नाम इस जमीन को करवा लो और उसके बाद अपने बेटों के नाम उतरवा देना ताकि उनकी जमीन उन्हें मिल सके। ऐसा कहकर वह राहुल जो होता है वो उस जमीन को अपने ससुर जी के नाम करवा देता है और उसके बाद जो सीमा होती है वह अपने काम को इसी तरह से करती रहती है। पिता जो होता है अब वह ऐसा ही करता है, अपने बेटों के बुलाकर उनको नाम उस जमीन को करवा देता है और कहता है कि ये लो नालायको, तुम्हारी जमीन तुम्हें मिल गई है, मेरी बेटी ने कमा कमा कर ये जमीन मुझे दिला दी है और कहा है कि भाइयों को दे देना, वो लोग आपसे तो दूर नहीं रहेंगे, मैं भले ही उनसे ना मिलूं जिंदगी भी। इसके बाद जो भाई होते हैं उन्हें भी अपनी गलती का आज एहसास होता है, बल्कि आज भी उसकी पत्नियां, उन दोनों की पत्नियां तो उनसे कह रही थी कि कोई नहीं, हमारी जमीन हम पर आ गई तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो अपने आप को नहीं रोक पाते हैं। उनके अंदर का जमीन गवाही देने लगता है कि उन्होंने बहुत गलत किया अपनी बहन के साथ, जिस बहन ने हमें दोबारा से जमीन दिलवा दी। उसके बाद दोनों भाई वहां से सीधा अपनी बहन के ससुराल जाते हैं और वहां पर जाकर उसके सामने रो रो कर माफी मांगने लगते हैं। बहन जो अपने भाइयों को देखती है तो देखने के बाद काफी ज्यादा परेशान सी हो जाती है और कहने लगती है कि भैया आप यहां से चले जाओ, अब क्यों आए हो, आपने तो कहा था कि जिंदगी भर तुम्हारी देरी पर नहीं चढ़ेंगे। लेकिन तभी जो भाई होते हैं वो कहते हैं कि बहन हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और अगर तुम हमारा भाई होती तो हमारा एक हिस्सा तो तुम्हारे हिस्से में ही आता, इस बात को हम भूल गए थे। लेकिन बहन माफ करने से मना कर देती है, कहती है कि नहीं, मैं तुम्हें माफ करने वाली कौन होती हूँ, अगर माफी मांगनी है तो पिताजी से मांगो, मेरे साथ तुमने क्या गलत किया है। एक बहन को जो प्यार मिलना था वही प्यार तो नहीं मिला है और मैं इस प्यार के बिना भी जी लूंगी। उसके बाद भाई जो होते हैं वो समझ जाते हैं और वहां से सीधा अपने पिता के पास जाते हैं। पिता से माफी मांगते और कहते हैं कि पिताजी आज से हम आप ही के पास रहेंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। पिता भी कुछ देर तक तो मना करता है लेकिन उसके बाद मान जाता है, क्योंकि आखिर वो उसका परिवार था। और उसके बाद दोनों भाई आकर गाँव में ही रहते हैं और यहीं से अपनी काम को किया करते हैं। जो दोनों की पत्नियां थी वह भी अब सुधर चुकी थी, क्योंकि दोनों भाइयों ने अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी कर दी थी जब उन्होंने बार बार उन्हें इस तरह से भड़काया और वो सारी बातें उनसे कहला रही थी। उसके बाद पत्नियां भी वहां पर रहने लगती हैं और जैसे इस बातों को कुछ दिन होते हैं तो कुछ दिनों बाद दोनों बेटे अपने पिता को अपने साथ लेते हैं और अपनी बहन को मनाने के लिए वहां पर चले जाते हैं। वहां पर बहन पिता को देखकर तो खुश हो जाती है लेकिन भाइयों को देखकर नाराज हो चुकी थी। तो उसके बाद दोनों भाई उसके पैर पड़ते हैं, कहते हैं कि बहन माफ कर दे, गलती हो गई और चल तू हमारे साथ चल। बहन कहती है कि ठीक है, मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन घर में नहीं जा सकती, मुझे यहाँ पर बहुत काम है। लेकिन भाई उससे जिद करते हैं और उसे अपने साथ अपने घर ले आते हैं।
आज 4 साल बाद यानी कि शादी के 4 साल बाद वो लोग दोबारा से एकत्रित हुए हैं और इकट्ठा होकर उनके परिवार में अब खुशियां दोबारा से आ चुकी हैं। दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।